हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदनी आई सेंटर। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग सही होंगे। प्रिपरेशन ऐसी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले हेल्थ सेक्टर पढ़ लिए थे। 6 इंडेक्स इसका आईपीआर था, हम लोग जो कवर कर लिया था। उसके बाद 7th अल्टरनेटिव एनर्जी थे, जो हम लोगों ने इसके बारे में इंडिजिनस फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन, बायोफ्यूल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब कवर किए थे। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें चल पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसमें पहला है आपका टॉपिक है इंडिया अडॉप्ट्स न्यू डिफिनेशन ऑफ किलोग्राम। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए 63 पेज 63 से आज हम लोग को पढ़ना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है न्यूज़ में, पहले वो जानेंगे कि इसमें न्यूज़ क्या है। न्यूज़ में क्या है, इंडिया अडॉप्ट्स अ न्यू डिफिनेशन ऑफ किलोग्राम। मतलब नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी रिसेंटली रिकमेंड अपडेशन ऑफ डिफिनेशन ऑफ किलोग्राम इन द सिलेबली एंड टेक्स्ट बुक इन इंडिया रिसेंटली। इसमें जो नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है उन्होंने रिकमेंड किया कि किलोग्राम के डिफिनेशन को अपडेट करेंगे सिलेबस में और टेक्स्ट बुक में। जो हमारे स्कूल्स में और सिलेबस है और टेक्स्ट बुक है, तो उसमें वो जो किलोग्राम का डिफिनेशन गया है उसको अपडेट करने की बात कह रहे हैं। इसकी डिटेल में जानेंगे कि डिटेल में न्यूज़ क्या क्या है। जो 26 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स CGPM लास्ट ईयर रीडिफाइन किया था वर्ल्ड स्टैंडर्ड डिफिनेशन ऑफ किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन एंड मोल। जो जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वेट एंड मेजरमेंट का 26, वो लास्ट ईयर वो रीडिफाइन किए थे उन लोगों ने कि स्टैंडर्ड डिफिनेशन किलोग्राम का स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होगा, एम्पियर का, केल्विन का, मोल। मतलब उन लोगों ने चार देखिए जो यूनिट है तो उसमें रीडिफाइन किए उनके डिफिनेशन को। वो कौन कौन सा है हम ये जानेंगे। किलोग्राम है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है। अर्लियर पहले क्या करते हैं, किलोग्राम इसका प्रोवेनेंस फ्रॉम द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लैटिनम इरेडियम एलॉय हाउस एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर्स में प्लैटिनम इरेडियम एलॉय हाउस था, उसी के वेट के ब्लॉक पर किलोग्राम को हम डिराइव करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब ऑल अदर प्रोटोटाइप्स दैट सर्व एज ए नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग द वन एट न्यू दिल्ली CSI नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL वेयर कैलिब्रेटेड टू इट। उसी के बेसिस को मानकर हम लोग अपने जो CSI नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है वो उसको रेफरेंस मार के स्टैंडर्ड और डिफिनेशन डेवलप किए थे। अब जो NPL इंस्टीट्यूट है वो भी प्रोसेस में है कि मेकिंग इट्स ओन कीबल बैलेंस। वो अपने एक कीबल बैलेंस बनाना चाहते हैं जिसमें वेट ऑफ टेस्ट मास इज ऑफसेट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऑफसेट किया जाए वो टेस्ट मास, जो जिसमें वेट है वो टेस्ट मास का, वो ऑफसेट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अ डिवाइस दैट यूज जो ये ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता था मेजर द प्लैंक कांस्टेंट एंड देयर बाय रिबूट द किलोग्राम। फिर वो किलोग्राम के डिफिनेशन तक पहुंचते थे। मतलब वो ऐसे डिवाइस डेवलप करना चाहते हैं जो हम जिससे मेज़र करते थे प्लैंक कांस्टेंट, उसी को यूज़ करके एज ए बेसिस ये किलोग्राम के डिफिनेशन को फिर से रीडिफाइन करेंगे। द 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, जैसे मीटर, जो डिस्टेंस हमको मीटर आप डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, और बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ द लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट पे बेस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, जो बेस है स्पीड ऑफ लाइट। किलो कहते हैं मास का यूनिट आपके यहाँ पर दिया है किलोग्राम, टू बी बेस्ड ऑन द प्लैंक कांस्टेंट। इसको बेस किया जाएगा प्लैंक कांस्टेंट पे ये बेस्ड होगा। इसमें यूनिट दिया है, क्वांटिटी दिया है, और कैसे इसे डिफाइन करेंगे वो दिया है प्रोसेस से। टाइम का यूनिट सेकेंड है, बेस्ड ऑन हाइड्रोफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कीजियम 133 एटम। करंट का यूनिट है एम्पियर, टू बी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, टू बी बेस्ड ऑन द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू चेंज इन थर्मल एनर्जी ऑफ 1.138049 इंटू 10 टू पावर, ये जूम कर देते हैं, इसमें पावर क्या है, इसमें पावर -23 जूल से शायद, इसमें ये क्लियर नहीं दिया है कितनी जूल से, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मोल का देखेंगे
अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हम निकलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल से हम मोल उसका यूनिट है, टू बी बेस्ड ऑन द एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022147 इंटू 10⁻23 है, शायद ये 23 है। लुमिनस इंटेंसिटी उसका यूनिट है कैंडेला। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक पता होना चाहिए किसका यूनिट क्या है और अभी ये न्यूज़ में क्यों था। किलोग्राम का डिफिनेशन चेंज होने की वजह से ये न्यूज़ में था, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ये चेंज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम वो जानेंगे, कि चेंज हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो जानेंगे हम। It will result in uniform and worldwide accessible SI unit for high technology. हाई टेक्नोलॉजी के लिए हमें एक्सेसिबल SI यूनिट मिलेगा वर्ल्ड वाइड। मैन्युफैक्चरिंग बेसिक साइंस है। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर द साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ सेकेंड्स, पहले सेकेंड का जो डिफिनेशन था तो वो हेल्प करता था आपको कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड विया टेक्नोलॉजी लाइक GPS एंड इंटरनेट। आप ये सिंगल लैंग्वेज में समझे कि GPS और आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसमें देखते हैं आपको सेकंड तक, माइक्रो सेकंड तक आप जो सर्च मारते हैं हिट होता है, वो आपको माइक्रो सेकंड तक बताता है। ये आप कैसे पॉसिबल, क्योंकि हमने यहाँ पे साइंटिफिक डिफिनेशन सेकंड का एक साइंटिफिक डिफिनेशन दिया जिसको हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म और वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल SI यूनिट डेवलप करता है। ये आपका इम्पैक्ट हो इसका है पहला। दूसरा देखेंगे, यूनिट शैल बी इन स्टेबल इन लॉन्ग टर्म। जो यूनिट होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, इंटरनली सेल्फ कंसिस्टेंट भी होना चाहिए एंड प्रैक्टिकली रिलायजेबल, बिंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंट थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एट द हाईएस्ट लेवल। इट विल नॉट बी बाउंड बाय द, ये इसकी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए बाई ऑब्जेक्ट इन आवर मेजरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो मेज़र करते हैं वो किसी ये लिमिटेशन से बाउंड नहीं होना चाहिए, बट हैव यूनिवर्सलिटी एक्सेसिबल। इसका यूनिवर्सलिटी एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब कहीं भी ये पूरे वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल होना चाहिए, एक्सेसिबल। ये ग्रेटर एक्यूरेसी देता है और एक्सेलरेट करता है साइंटिफिक एडवांसमेंट। ये इट विल नॉट चेंज द मेजरमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। जो हम अभी किचन में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट या ट्रेड में यूज़ करते हैं, उसके मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम पहले यूज़ करते थे उसी तरह एवरीडे लाइफ विल कैरी एज ए नॉर्मल डिस्पाइट द रीडिफिनेशन होने के बावजूद हम लोग जैसे अभी कैरी कर रहे थे लाइफ में, वैसे ही ये सेम चलेगा। हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, तो वो क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ये हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉडी है वर्ल्ड का जो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट करता है। ये इंडिया बिकम ए सिग्नेटरी, इंडिया बना था इसका सिग्नेटरी इन 1957 में। CGPM मीट्स यूजुअली वंस एवरी 4 ईयर, 4 साल में एक बार ये मीट करते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर BIPM, द मेन एग्जीक्यूटिव ऑफ CGPM हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGPM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफाइन करता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट इंटरनेशनल डिफाइन करने के लिए CGPM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। ये एक अच्छा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। ये हम लोग स्कूल में भी पढ़े थे, सुपर कंडक्टिविटी नाम से ही आपको पता चले सुपर कंडक्टिविटी। तो ये सुपर में कुछ बड़ा खास होगा सॉरी, वो हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली ए टीम एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIC बैंगलोर ने कम अप विद द मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो IIC बैंगलोर है, उन्होंने एक मटेरियल के साथ आए हैं जो उसमें प्रॉपर्टीज़ है सुपर कंडक्टिविटी की, वो भी एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये एक फेनोमेना है जिसमें रेसिस्टेंट मटेरियल, एक मटेरियल जो है वो रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को इज ज़ीरो। जिसमें ये आप इस तरह को समझिए कि यदि आपको किसी ने, आप यूँ समझें कि सुपर कंडक्टिव में क्या एक मटेरियल है जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो मटेरियल क्या करता है जनरली उसे रेसिस्ट करता है जो जनरल में होता है।
लेकिन सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, जो वो मटेरियल है वो रेसिस्ट नहीं करता है, वो रेसिस्टेंट उसका ज़ीरो होता है। तो ये इसी के लिए इसमें दिया है सुपर कंडक्टिव फेनोमेना है जिसमें रेसिस्टेंट ऑफ मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज़ ज़ीरो। वे ना करंट, जब करंट किसी ऑर्डिनेटरी कंडक्टर से पास करता है, तो जैसे कॉपर से आप मान लीजिए, तो वो क्या करता है, लॉस्ट करता है कुछ सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेटेड। वो सराउंडिंग की वजह से हीट जनरेट करके कुछ उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, क्योंकि वो रेसिस्टेंट ऑफर्ड करता है, रेजिस्टेंट देता है, उसको ईजिली करंट को पास होने नहीं देता, वो रेसिस्टेंट ऑफर्ड करता है फ्लो ऑफ द मटेरियल को। तो इससे क्या होता है, लो रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि मीन्स मोर ऑफ द सप्लाइड पावर टू गेट एट इंटेंडेड डेस्टिनेशन। मतलब ये रेसिस्टेंट किसी भी मटेरियल का कम है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट जितना प्रोवाइड कर रहे हो, आपको जो डेस्टिनेशन, आपका इंटेंडेड डेस्टिनेशन, वहाँ तक वो पहुँच रहा है, बस थोड़ा सा उसमें लॉस हो जा रहा पावर। विद द यूज ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के यूज़ करके हम इस लॉस को कट डाउन कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे लॉस अभी थोड़ा हो रहा था, अब उसे और भी कम कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं ना कि जितना हम इनपुट दें, हमें आउटपुट उतना ही मिलना चाहिए। बीच में जो लॉस होता है एनर्जी का, वो बहुत कॉस्ट मतलब हमारा कट जाता है। अब इसमें आते हैं दूसरा, द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू मेक ए मटेरियल सुपर कंडक्टर ओनली एट टेम्परेचर मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस मेकिंग प्रैक्टिकल यूटिलिटी वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर मटेरियल ये पहली बार आया, इससे पहले ही सामने के लिए साइंटिस्ट ने डेवलप कर चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम उनमें ये था कि वो बहुत ही सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर की ज़रूरत था, मच बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। आपके 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा कम की ज़रूरत थी, जो बहुत प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। ये लो टेम्परेचर को मेनटेन करना ये एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसमें एनर्जी इंटेंसिव है, इसमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और ये इसलिए ये प्रैक्टिकल उतना नहीं था। लेकिन जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ वो इसको इजी करता है। कि कैसे ये इजी करता है हम वो जानेंगे। द मटेरियल कन्फाइंड बाय द टीम इज इन द फॉर्म ऑफ नैनो साइज फिल्म्स एंड पेलेट मेड ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल एम्बेडेड इन अ गोल्ड मैट्रिक्स। इन्होंने मटेरियल में मॉडिफाई किया है, ये नैनो साइज़ के फिल्म होंगे और पेलेट्स होंगे, जो बना होगा सिल्वर नैनो पार्टिकल से और एम्बेडेड होगा गोल्ड मैट्रिक्स में। एप्लीकेशन मतलब इसमें आपको इतनी एक्सट्रीम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये काम कर देगा। तो ये हमारा जो पर्पस है वो इसको ईजिली सर्व किया। प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल है वो डेवलपमेंट ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये सुपर कंडक्टिव जो टीम ने ये अच्छा वर्क किया है। एप्लीकेशन देखेंगे, ऐसे मटेरियल का एप्लीकेशन क्या हो सकता है। आपकी एनर्जी स्टोरेज में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे कन्वेंशनल बैटरी में क्या होता था, जो समय के साथ वो डिग्रेड भी कर जाते थे, और सुपर कंडक्टर विच हैव लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी यूज टू स्टोर पावर। अब मेरे पास ऐसे सेमी कंडक्टर है जो एनर्जी उसमें लॉस नहीं होगी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एनर्जी स्टोरेज में, मोर इफिशिएंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी से हमके जो एनर्जी मिलती है उसको भी ईजिली हम स्टोर कर सकते हैं। अब पावर सेक्टर को इसकी सख्त ज़रूरत है, वो ऑप्शन ढूंढ ही रहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमें एनर्जी मिलता है उसे हम कैसे स्टोर करें और लॉस भी कम हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा उसमें ये सुपर कंडक्टर को यूज़ करने के लिए। अब आते हैं रेलवेज़ में भी ट्रेन रनिंग ऑन मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव जिसको कहते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन, जानते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होते हैं। उसमें भी इस मटेरियल को यूज़ करके आप ट्रांसपोर्टेशन को रिवॉल्यूशनरी बना सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन में भी इसकी ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में क्या होता है, विथ वायर्स रनिंग अलोंग द डिस्टेंस लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होता है उसमें एनर्जी बहुत लॉस हो जाते हैं हीट के फॉर्म में, तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है ये कंडक्टर को यूज़ करके। अदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, SQUID, ये क्या है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। ये डिवाइस है और जो यूज़ किया जाता है वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। मतलब जो सबसे वीकेस्ट भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करें, तो वो उसमें ये SQUID यूज़ किया जाता है। ये आपको हेल्प करेंगे कि माइन डिटेक्शन इक्विपमेंट टू हेल्प इन द रिमूव ऑफ लैंडमाइन को रिमूव करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। माइन डिटेक्शन इक्विपमेंट में हमें इसे यूज़ कर सकते हैं।
लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और पार्टिकल एक्सेलेरेटर, ये क्या है? सुपर कंडक्टर्स आर यूज टू मेक एक्सट्रीमली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब आप एक्सट्रीमली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बनाना हो तो इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। प्रोटोन थेरापी, ये क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। न्यूज़ में है ये, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटोन थेरापी सेंटर इन चेन्नई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। प्रोटोन थेरापी वो किसके लिए है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे इनॉग्रेट कहाँ किया? चेन्नई में, ये आप याद रखें। मोर जानते हैं न्यूज़ के बारे में क्या हो रहा है। ये नेम ऑफ द सेंटर का जो नाम है उसे रखा गया है अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर, APCC। ये लॉन्च किया गया अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के द्वारा। ये साउथ एशिया का पहला ऐसा सेंटर है। इसके साथ इंडिया 16 कंट्री वर्ल्ड में बन जाता है जो ऑफर करता है सच अ थेरापी। प्रोटोन थेरेपी के बारे में जानेंगे, ये क्या है। ये टाइप ऑफ रेडिएशन है जो यूज़ करता है प्रोटोन रादर देन द एक्सरेज टू ट्रीट कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम जो एक्सरेज यूज़ करते हैं रेडिएशन के पर्पज़ के लिए, उसमें हम एक्सरेज को यूज़ ना करके हम प्रोटोन का यहाँ यूज़ करते हैं। ये इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरापी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरापी के लिए बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में। इसे प्रोटोन बीम थेरापी कहते हैं और ऑफर करता है ये हाई लेवल्स। इसकी प्रिसीजन जो है वो इसकी प्रिसीजन मतलब सटीक जो बताते हैं ये बहुत अच्छा है, इसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस में। ये इफ़ेक्टिव होते हैं पैडियाट्रिक कैंसर में, ट्यूमर्स में अफेक्टिंग जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, आई, कोलोन, ब्रेस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एरिया, पेल्विस, प्रोस्टेट एंड क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स को। क्लिनिकल बेनिफिट क्या है वो हम जानेंगे कि इसका क्लिनिकल बेनिफिट क्या है। बीम्स ऑफ प्रोटोन कैन बी they कहते मोर टाइटली फोकस दैन द बीम्स ऑफ एक्सरे। जो प्रोटोन का जो बीम है वो मोर फोकस होता है एक्सरे से। ये किलिंग कैंसर सेल्स वाइल स्पेयरिंग मोर ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज। दिस इज द बेनिफिशियल फॉर आइसोलेटेड ट्यूमर्स नियर सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्पाइनल एंड कॉर्ड। जहाँ मतलब सेंसिटिव पार्ट है जैसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वहाँ पर प्रोटोन को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इसके सराउंडिंग टिश्यू को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। इसमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आप आराम से देखिए तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपकी जो एक्सरेज का क्या है, ये इंट्रेंस जो डोज दिया जा रहा है, इसका रेडिएशन देखिए ये पूरा आपको इसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर ट्यूमर मान लीजिए, यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है। यहाँ प्रोटोन बीम क्या कर रहा है, टारगेटेड आपको ट्यूमर को सिर्फ टारगेट कर रहा है। इसके एक्सिट डोज है, एक्सरे का आपका एक्सिट डोज है लेकिन प्रोटोन का एक्सिट डोज नहीं है। तो ब्रेन इज़ नॉट एक्सपोज टू रेडिएशन। जब आप प्रोटोन यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेन एक्सपोज नहीं हो रहा रेडिएशन से, लेकिन आप जैसे ही ये एक्सरेज यूज़ करते हैं इसका एक्सिट डोज भी है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कन्वेंशनल रेडिएशन थेरापी और प्रोटोन थेरापी के बीच में डिफरेंस क्या है। बीम पासिस थ्रू द पेशेंट रिजल्टिंग इन हेल्दी सेल्स बीइंग डैमेज बाय द बीम। यहाँ पर यदि ट्यूमर है, आप यहाँ से बीम पास कर रहे हो, रेडिएशन दे रहे हो, तो ये तो ठीक है, यहाँ ट्यूमर के सेल को जो है उसको वो टारगेट कर रहा है। उसके बाद ये जो इतना एक्सिट डोज में जो रेडिएशन पास हो रहा है वो आपके हेल्दी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो गलत है हमारे बॉडी हमारे हेल्थ के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ टारगेटेड सेल है, वहीं पर ये बॉडी जब रेडिएशन दे रहा है तो सिर्फ उसी टारगेटेड ट्यूमर को ही मतलब किल कर रहा है, आपके ये पास नहीं हो रहा है, इसका एक्सिट डोज नहीं है, आपके हेल्दी सेल को भी बहुत कम इफेक्ट करता है। यहाँ सराउंडिंग में ही जो हेल्दी सेल होंगे उसी थोड़ा ये इफेक्ट करेगा, उसके बाद ये एक्सिट डोज इसका है ही नहीं, तो इफेक्ट आपके ब्रेन को नहीं करेगा। ये अंतर है। प्रोटॉन्स कैन बी ट्यून टू स्टॉप एट द डेप्थ ऑफ द ट्यूमर एंड रिलीज देयर एनर्जी। फीवर हेल्दी सेल्स आर एक्सपोज। इसमें कम ही हेल्दी सेल्स एक्सपोज होते हैं। प्रोटॉन क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। एटम वो बेसिक यूनिट है मैटर का, ये डिफाइन करता है एलिमेंट के स्ट्रक्चर को। एटम बना होता है 3 पार्टिकल की, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन के इक्वल और अपोजिट होते हैं प्रोटॉन।
एडवांटेज ओवर स्टैंडर्ड रेडिएशन थेरापी, इसका एडवांटेजेस क्या होगा वो देखेंगे। स्टैंडर्ड रेडिएशन थेरापी ये यूटिलाइजेस करता है एक्सो विच डिपोजिट द मेजॉरिटी ऑफ रेडिएशन डोज इमीडिएटली अपॉन एंटरिंग द बॉडी। जब हमने बताया था डायग्राम को दिखाकर कि ये बॉडी में एग्जिट एंट्री डोज के साथ साथ ये बॉडी में भी इंटर करता है एग्जिट डोज के लिए। वाइल एक्सरे बीम आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मैनी कैंसर, एक्सरे बीम यूज़ करते हैं बहुत सारी कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। इसकी डिलीवर करते हैं एग्जिट डोज अलॉन्ग द पाथ वे। दिस एक्सपोजेज नॉट जस्ट द टारगेट ट्यूमर टू द रेडिएशन बट ऑल्सो द हेल्दी टिश्यूज, जो मैंने अभी बताया था। द एग्जिट डोज इज़ अ काउज ऑफ कंसर्न, जो एग्जिट डोज है आपके एक्सरेज का वो कंसर्न, वो चिंता की जनक है क्योंकि आपके हेल्दी सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एज अ डैमेज टू द नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन कैन अफेक्ट द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ पोस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये अफेक्ट कर सकता है। इसके कंपैरिजन में प्रोटॉन स्लोली डिपोजिट देयर एनर्जी करता है एज दे ट्रेवल टुवर्ड द कैंसरस ट्यूमर एंड देन ड्यू टू यूनिक फिजिकल, इसका एक यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कहते हैं ब्रैग पिक। याद कीजिएगा ब्रैग पिक ये प्रोटॉन से ही रिलेटेड है, ऐसा आप माइंड में ये मेमोराइज कीजिए कि ब्रैग पिक आपके प्रोटॉन से ही है। डिपोजिट द मेजॉरिटी ऑफ रेडिएशन डोज डायरेक्टली इन द ट्यूमर, जिससे क्या करता है जो रेडिएशन है वो रेडिएशन के जितना डोज है वो ट्यूमर पे ही अफेक्ट करता है। ये आपकी ब्रैग पिक में काम करता है। ब्रैग कर्व क्या है? ब्रैग कर्व डिस्क्राइब करता है एनर्जी लॉस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन ड्यूरिंग ट्रैवल थ्रू मैटर के थ्रू जो ट्रैवल करे उसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशन का, वो डिस्क्राइब करता है उसका ब्रैग कर्व। ये ब्रैग कर्व भी आप जाने, ये लॉस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी लॉस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन का है। प्रोटॉन्स बीम टारगेट द ट्यूमर विथ सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, प्रोटॉन बीम का मतलब ट्यूमर को ये टारगेट करता है और इसकी एक्यूरेसी सब मिलीमीटर में, आप सोच सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी हाई है। लिविंग द नियर बाय टिश्यू एंड ऑर्गन अनहार्म, जो इसके नियर बाय में टिश्यूज है और ऑर्गन उसको उसको हार्म नहीं करता। यहाँ पर नो एग्जिट डोज है प्रोटॉन के बीम में, तो इसलिए हार्म नहीं पहुँचाता। प्रोटॉन स्टॉप आफ्टर डिपोजिटिंग रेडिएशन इन द ट्यूमर में जैसे ही पहुँचता है उसमें अपने रेडिएशन को डिपोजिट कर देता है, प्रोटॉन स्टॉप हो जाता है। चैलेंजेस में प्रोटॉन थेरेपी में चैलेंजेस क्या है? ये हाईली स्पेशलाइज्ड और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, ये एप्लीकेबल नहीं है ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स में। ये रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल आर नीडेड टू मेक दिस ट्रीटमेंट मोर अफोर्डेबल एंड एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कैंसर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है वो हम जानेंगे। रिसेंटली रिसर्च फ्रॉम IIT मद्रास हैव फाउंड अ वे ऑफ इनहांसिंग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन डाइसलेनाइड। IIT मद्रास ने एक कहते वे ऑफ इनहांसिंग एक तरीका ढूंढ निकाला जिससे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ जो है किसका, टंगस्टन डाइसलिन का, उसकी इन्हांस करने के लिए, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसको इन्हांस करने के लिए एक तरीका निकाला। उसमें देखते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ये स्टडी है और एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ये एप्लीकेशन है सिस्टम का दैट सोर्स डिटेक्ट एंड कंट्रोल लाइट। It is a study and application of electronic devices and system that source detect and control light, जो डिटेक्ट करता है सोर्स को और सोर्स को भी डिटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है लाइट को। ये बेस है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट पे ऑन ऑफ लाइटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल स्पेशली सेमी कंडक्टर। ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ लाइट पे ये बेस है, स्पेशली सेमीकंडक्टर पर। ये इनकम्पासेस करता है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइसेस दैट एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को फोटोन सिग्नल्स में वेरियस पर्पज़ के लिए, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में एंड जनरल साइंस में। Some materials such as tungsten diselenide and molybdenum diselenide are being studied keenly for their optoelectric properties। मतलब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि टंगस्टन डाइसेलेनाइड और मॉलिब डाइसेलेनाइड को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, मतलब इंटरेस्ट के साथ। क्यों? कि उसकी प्रॉपर्टी जो है ऑप्टोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से इनको स्टडी की जाती है। इसका एक की प्रॉपर्टी क्या है? फोटोलुमिनेंस, जिसमें मटेरियल एब्जॉर्ब करता है लाइट, जनरेट करता है एक्साइटेड स्टेट
एंड देन लाइट ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी इज री इमिटेड। इसमें से फिर जो लो फ्रीक्वेंसी के लाइट होंगे उसको वो री इमिट करता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फोटोलुमिनेंस। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन क्या है? सोलर सेल्स में यूज़ होता है। दैट यूज फोटोवोल्टेक विच इज़ अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है सोलर सेल में फोटोवोल्टेक यूज़ होता है जो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। लेज़र डायोड्स विच आर अप्लाइड इन compact disc CD players, laser printers, remote control device and intrusion detection system। लाइट इमिटिंग डायोड में भी यूज़ होता है। यूजिंग इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इमिट्स लाइट्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जब करंट इससे पास होता है तो ये लाइट इमिट करता है। ऑप्टिकल फाइबर में ये यूज़ होता है। व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट पार्टिकल्स ऑफ प्रोटोन दैट पल्स थ्रू ए फाइबर ऑप्टिकल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन। शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन क्या है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। प्रसार भारती ने बोला है ऑल इंडिया रेडियो टू कम अप विद अ प्रपोजल। आप प्रपोजल के साथ आइए टू फेज आउट द शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर्स। शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर को फेज आउट करने के लिए ऑल इंडिया ने प्रपोजल दिया है। भारती प्रसार ने ऑल इंडिया से ये प्रपोजल दिया है कि आप कैसे आप फेज आउट करेंगे शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर्स। हम जानेंगे शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन क्या है। इट इज़ अ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ अबाउट 10 to 100 मीटर इन लेंथ हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़। ये ट्रांसमिशन करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें वेव जो यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेव यूज़ होते हैं जिसका लेंथ आपका 10 से 100 मीटर है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपका लाई करता है 3 to 20 मेगाहर्ट्ज़। Radio waves in short wave band can be reflected or refracted by the ionosphere. Such a wave propagation is called sky wave or इसकी propagation। रेडियो वेव्स वो शॉर्ट वेव बैंड में जो रेडियो वेव्स जो होते हैं शॉर्ट वेव बैंड में वो क्या रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है और रिफ्रैक्टेड बाय आयनोस्फीयर। जैसे वो आयनोस्फीयर के लेयर में इन करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्ट होते हैं। इस तरह की रिफ्लेक्शन को या प्रोपगेशन को हम कहते हैं स्काई वेव और इसकी प्रोपगेशन। ये रिफ्रैक्शन है आयनोस्फीयर के द्वारा, वो क्या करता है शॉर्ट वेव को और भी यूज़फुल बना देता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जो सम टाइम बियॉन्ड कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड भी ये कम्युनिकेशन जा सकता है। दर्द ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम शॉर्ट वेव एंड शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन। दर्द ऑफ रेवेन्यू की कमी की वजह से फॉर शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन एंड डिविडिंग ऑडियंस भी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि डिजिटल मीडियम जो हमारे आ गए तो उसमें ऑडियंस शिफ्ट कर गए, आपके जो पहले मोड के थे अब डिजिटल मोड ज़्यादा यूज़ होने लगे और रेवेन्यू की भी शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से प्रसार भारती ने शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर को फेज आउट करने की बात कही। जबकि हाउएवर कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो रेसिस्ट कर रहे इस मूव को और आर्ग्यू दे रहे हैं कि जो उनका ग्लोबल रीच है शॉर्ट वेव में वो इफेक्ट कर पाएगा और ये इजीली ओनली इफेक्टिव वेव जो शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन है ये एक ऐसा इफेक्टिव वे है जो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में पहुंचा जा सकता है। एफएम और अदर मोड्स में ये काम ऑलवेज हमेशा ये काम नहीं करता। आपके शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन में ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी पार्ट में कनेक्ट हो सकते हैं इफेक्टिवली, लेकिन एफएम और अदर मोड में ये ऐसी बात नहीं है। इट कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, इसे इजीली ब्लॉक नहीं किया सकता। इवन जब हम ट्राई करेंगे इसके सिग्नल को जैमिंग ट्रांसमीटर से आप जैमर्स लगा कर भी इसके सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इट इज़ अ पार्टिकुलरली यूजफुल एरिया में जहाँ पर सेंसर लगे हों या रिलीजियस ब्रॉडकास्टिंग बैंड हो वहाँ के लिए ये बहुत कहते यूज़फुल हो जाता है। अभी जो हम लोग पीछे रिसेंट में जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ था वहाँ पर आपको पता है इंटरनेट बैन कर दिया गया, तो वहाँ पर आपके ऑल इंडिया रेडियो वो अच्छा काम कर सकते हैं। शॉर्ट वेव इज स्टिल सिग्निफिकेंट। शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन अभी भी बहुत जगह पे ये सिग्निफिकेंट है। एग्जांपल जैसे अफ्रीका में, साउथ एशिया में और लैटिन अमेरिका में।
अब चलते हैं हम मीडियम वेव रेडियो ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि मीडियम वेव, अभी हम लोगों ने शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन की बात की थी, अब मीडियम वेव रेडियो ट्रांसमिशन की बात की थी। ये कवर्स करता है वेवलेंथ ऑफ 100 to 100 मीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी इसका है 0.3 to 3 मेगाहर्ट्ज। देयर इज़ ए वेरी लिटिल डायनेमिक, इसमें बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है मीडियम वेव रेडियो सिग्नल का आयोनोस्फीयर के द्वारा, जिसकी वजह से ये सिर्फ कवर कर पाता है 100 किलोमीटर्स ओनली। ये मोस्टली यूज़ होता है लोकल ब्रॉडकास्टिंग में, पार्टिकुलरली रूरल कम्युनिटीज़ में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो। ये क्या है? AM रेडियो। विथ AM रेडियो एम्पलीट्यूड और ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज़ वैरिड टू इनकॉर्पोरेट ऑफ साउंड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं कि आप सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड है उसके स्ट्रेंथ को हम इसे अपने साउंड इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम उसे घटा बढ़ा सकते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब उसके एम्पलीट्यूड को हम एडजस्ट कर सकते हैं। वाइल चेंजेस इन एम्पलीट्यूड, जो चेंजेस होता है एम्पलीट्यूड में अकर इन FM रेडियो एज वेल। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एम्पलीट्यूड रेडियो AM रेडियो में होता है, नहीं, ये FM रेडियो में भी होता है। दे आर मोर, ये ज़्यादा नोटिसेबल है या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो में, ना कि FM रेडियो में, बिकॉज दे आर रिजल्ट इन ऑडिबल स्टैटिक। इसका फ्रीक्वेंसी लाइज करता है 500 किलोहर्ट्ज टू 1.7 मेगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 600 to 170 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात करते हैं। ये अनलाइक AM रेडियो में साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी। AM मॉड्यूलेशन में अपने एम्पलीट्यूड के थ्रू बात होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होती है, साउंड उसी के थ्रू पास होते हैं। इट्स फ्रीक्वेंसी यूजुअली लाई बिटवीन है 88 to 108 मेगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ इसका है 3.4 मीटर to 2.8 मीटर। इट इज़ यूज इन कम्युनिटी बेस्ड रेडियो स्टेशन। ये कम्युनिटी बेस्ड रेडियो स्टेशन में यूज़ होता है, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में है, क्योंकि इसका शॉर्ट रेंज सिग्नल होने की वजह से, और जनरली टू एनीवेयर विद इन द सिग्नल ट्रांसमीटर विथ एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपने FM सुना होगा, उसे पता है कि साउंड क्वालिटी उसकी कितनी अच्छी होती है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सेरामिक मेम्ब्रेन। मैं ये बताऊं कि अभी भी जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें और भी इसे मोटिवेशन मिले, तो हम इससे बेहतर वीडियो बनाएं। आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि और अच्छे अच्छे लेक्चर हम लोग ला पाएँ। और कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं, सिरेमिक मेम्ब्रेन। Recently, Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata has developed ceramic membrane for treatment of water contained with heavy metal. सेंट्रल ग्लास सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पहले कहाँ है वो आपको याद रखना चाहिए, कोलकाता में है, जिसने डेवलप किया एक सेरेमिक मेम्ब्रेन। ये सेरेमिक मेम्ब्रेन डेवलप किया है ट्रीटमेंट ऑफ क्या, हैवी मेटल्स। वाटर में जो कंटेमिनेटेड हैवी मेटल्स को उसको ट्रीट करने के लिए सेरेमिक मेम्ब्रेन को इसने डेवलप किया है। अब हम चलते हैं सेरेमिक मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। इसे प्रिपेयर किया गया फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज अल्मुना एंड क्ले। अल्मुनियम और क्ले से बना ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ये एबल है, इनकी एबिलिटी है कि वो सेग्रीगेट मेटल कर सकें, सच एज आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक को along with the other pollutant when water passes through this membrane। मतलब यदि वाटर के अंदर ये सब एलिमेंट है, आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आर्सेनिक है, तो वाटर जैसे ही इस मेम्ब्रेन से पास करेंगे तो ये सब पॉल्यूटेंट को वो सेग्रीगेट कर सकता है। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 800 टाइम्स हायर देन है अदर मेम्ब्रेन, और मिनिमाइज करता है वाटर वेस्ट को, और कैन ऑपरेट कर सकता है हार्श ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में। दीज मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन को आप यूज़ कर सकते हो फॉर 10 to 15 ईयर। इससे अच्छी और क्या बात होती है जिसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा हो, तो हमें इसी तरह के ही मेम्ब्रेन्स और से हम लोग जनरली मटेरियल यूज़ करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट,
दे कैन बी यूज इन अदर सेक्टर, इसमें अदर सेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेज में, ड्रग एंड केमिकल्स में, वेस्ट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, एंड आर स्पेशली यूजफुल आपकी पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग में, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन, जहाँ भी आपके ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन जैसे पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग में आप ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ आप सिरेमिक मेम्ब्रेन ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट डिस्कवरी है। वाई दिस टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। वाटर बॉर्न डिजीज़ बर्डन, वाटर से जो डिजीज़ डेवलप होते हैं तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट किया जाता है 50 to 60% पॉपुलेशन इन अर्बन और रूरल एरियाज़ में सफ़र करते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ से। हैवी मेटल इन वाटर, यदि वाटर में हैवी मेटल है तो इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, एंड डेवलपमेंटल abnormalities, neurologic and neurobehavior disorders, diabetes, hearing loss, hematologic and immunologic disorder होते हैं। इसकी लिमिटेशन जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारे हैं तो उसमें लिमिटेशन क्या है। अदर माइक्रो वाटर फिल्टर है जैसे हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं RO, UV, UF, वो क्या करके आपको वाटर में जो ये इम्प्योरिटीज डिज़ोल्व है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स एंड सॉल्ट, वो उसको उसी इम्प्योरिटीज़ को हटाने में ये एबल है। आपके जो इसमें हैवी मेटल होंगे उसको वो नहीं हटा सकता। तो ये आपके जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिमिटेशन है, तो उसमें ये आपके सिरेमिक मेम्ब्रेन हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं, इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट। ये क्या है वो जाने। Recently, some researchers have highlighted that if harnessed effectively, elastocaloric effect may help in find alternative to to fluid refrigerants used in freezers and air condition. फ्रीजेज और एयर कंडीशन में जो हम फ्लूइड रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसके अल्टरनेटिव में रिसर्चर ने ये किया है कि यदि आप इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट आप इफ़ेक्टिवली हार्नेस कर सकें तो आप इसके अल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे। तो हम पहले जानेंगे कि इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट क्या होता है। इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट occurs when stress is applied and removed, including an internal transformation in the structure of material. किसी भी मटेरियल में आपने स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हो और उसके बाद उसको रिमूव कर रहे हो तो उससे क्या होता है, जो मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें वो चेंजेस आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रबर बैंड को आप जब ट्विस्ट करते हैं फिर अनट्विस्ट करते हैं तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ये एब्जॉर्ब करता है हीट इन्वायरमेंट से, और जब रिलीज़ करते हैं तो ये ग्रेजुअली कूल डाउन ठंडा हो जाता है। एंड अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड, और एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड होता है। इट इज़ बिकॉज इन इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट की वजह से द ट्रांसफर ऑफ हीट वर्क्स मच द सेम वे एज द फ्लूइड रिप्रेजेंट। इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट की वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो उसी तरह काम करता है जिस तरह फ्लूइड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है और एक्सपेंड किया जाता है। Elastocaloric materials are those solid है वो capable of stress induced reversal phase a transformation in their structure during which latent heat release or absorb। ये डायग्राम दे के आपको इसको समझाने की कोशिश की गई है कि ये स्ट्रेस जो अप्लाइड करते हैं उसके बाद वो हटाते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं। आपको इसमें आपको पता होना चाहिए कि इलास्टोकैलोरिक इफेक्ट में स्ट्रेस से रिलेटेड है कि आपको स्ट्रेस जो अप्लाइड करते हैं रिमूव करते हैं उससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो आपको ये जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में। पहला इसमें है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, गीता। ये क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है बिटवीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक DST एंड इंडियाज एपेक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये इसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये असिस्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक को इन इम्प्लीमेंटिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विद डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलकर अंडर अ बायलैटरल मल्टीलेटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट। बायलैटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के तहत ये हेल्प करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ R&D प्रोग्राम में रिसर्च करने में ये हेल्प करेंगे।
मोर चलते हैं इसमें डिटेल के बारे में। गीता हैज़ बीन envisaged as an industry driven body for supporting competitive innovation clusters। ये क्या कर रहा है कि इंडस्ट्री की बेस पे ये बॉडी डेवलप किया जा रहा है जो सपोर्ट करे आपके कॉम्पिटिटिव इनोवेशन क्लस्टर। इनोवेशन का एक क्लस्टर हो जिसमें फ्यूचर कैन बी इंटरेस्टेड, इस फ्यूचर हमारा बेहतर हो सके, विच एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ इनोवेशन फंड अंडर PPA मॉडल। PPP मॉडल के तहत इनोवेशन फंड भी हम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकें, उससे हमारी फ्यूचर एक बेटर ब्राइट फ्यूचर हो सकती है। IP एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग फॉर पब्लिक एंड सोशल गुड्स। पब्लिक और सोशल गुड्स के लिए जो इनोवेशन होंगे तो उस इनोवेशन पब्लिक और सोशल गुड के इंटरेस्ट में वो ज़्यादा हो और ये PPP मॉडल के तहत हो और इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके ताकि इनोवेशन आपका इंडस्ट्री ड्राइवन होना चाहिए। एंड प्रमोशन ऑफ इनोवेशन कल्चर इन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये फोकस करता है आपका प्रोफेशनली मैनेजिंग गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड। प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल फंड को वो प्रोफेशनल मैनेज करे। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी देता है इंडस्ट्री को फॉर R&D जो इंक्लूड करता है ग्लोबल पार्टनर को। डिलीवरी कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये डिलीवर करता है कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स। SUPRA ये क्या है, हम चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये SUPRA क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हैज़ डेवलप अ न्यूली अप्रूव्ड स्कीम। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने डेवलप किया है कि स्कीम ये साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एंड एडवांसमेंट। ये क्या, हम इसके बारे में जानेंगे। ये इसका सोल ऑब्जेक्टिव है फंडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू विद ग्लोबल इम्पैक्ट। हमें एक न्यू साइंटिफिक और इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू करें जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली हो और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो हमारे फंडामेंटल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पे। ये डिज़ाइन किया गया है टू अट्रैक्ट हाई क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल्स। इससे क्या हम अट्रैक्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल को जिसमें न्यू हाइपोथेसिस हो, चैलेंजेस हो एग्जिस्टिंग वंस विद एंड प्रोवाइड आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। जो हम आउट ऑफ बॉक्स जाकर हम उसके सॉल्यूशन सोच सकें, हम एक दायरे में ना होकर दायरे से बाहर जाकर उसकी सॉल्यूशन हम ढूंढ सकें, ये इसकी टारगेट है। फंडिंग प्रोवाइड होगा फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए दिया जाएगा जिसको एक्सटेंड किया जाएगा 2 ईयर्स मोर, मतलब टोटल 5 ईयर के लिए होगा जो असेस करेगी बाय एक्सपर्ट कमेटी। SERB जो हमने बताया था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये स्टेशनरी बॉडी होगी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो प्रमोट करेगा फंड एंड रिसर्च इन डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन में। चलिए हम अब जो भी ये स्कीम देख रहे हैं तो आप भी इसका कनेक्शन जानेंगे किस चीज़ से है। जब SUPRA यहाँ लिखा है सुपर साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांस, मतलब ऐसे जहाँ साइंटिफिक और रिसर्च की बात हो, यूजफुल प्रोफाउंड एडवांसमेंट उसके एडवांसमेंट्स की बात करती है तो आपको इसमें थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट जिसे SEED सीड कहेंगे। ये डिवीज़न सेटअप किया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में। ये इस्टेब्लिश किया गया है विथ अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी देंगे मोटिवेटेड साइंटिस्ट को, फील्ड लेवल वर्कर को, ताकि वो एक्शन ओरिएंटेड अपनी लोकेशन की स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को वो एम कर सके टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ताकि उनके सोशियो और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके। डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी में डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको भी अपने प्रॉफिट कुछ पहुँचे थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि लोकल के हिसाब से प्रोजेक्ट के अंदर एक्शन किया जाए साइंटिस्ट के द्वारा और फील्ड लेवल वर्कर्स का, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। इसमें हम जो लोकल से उसको इंक्लूड किया गया है, उनके नॉलेज को इंक्लूड किया जाएगा। Under this division effort में have been made to associate concerned national labs or other especially science and tech institution with other program। इसमें जो साइंस एंड टेक के अदर प्रोग्राम होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, उसे भी कनेक्ट किया जाएगा प्रोग्राम के साथ, ताकि बिल्ड इन एक्सपर्ट इनपुट किया जा सके। यूटिलाइज नेशनल साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज किया जाएगा, लिंक किया जाएगा ग्रास रूट एंड साइंस एंड टेक इंटरवेंशन एंड इनिशिएटिव्स के साथ। मतलब आपके ये ग्रास रूट पे ये जब काम होगा तो आपको अलग अलग से जो नेशनल इंस्टीट्यूट है साइंस एंड टेक का, उसे आपको लिंक करना पड़ेगा। इसमें ये दिया है, इसलिए इसका नेम भी देखिए कितना अच्छा लिखा है, साइंस फॉर इक्विटी।
ऐसा साइंस जो इक्विटी प्रोवाइड करता है, एम्पावरमेंट देता हो, डेवलपमेंट देता हो। तो ये किसके लिए हो सकता है? ग्रास रूट लेवल के लिए, मार्जिनल सेक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे। तो आपका प्रोग्राम से भी कुछ आइडिया हो जाएगा। देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हम वो सब इन्फॉर्मेशन मगअप नहीं कर सकते। जो हम एक बार ये सब जो डिटेल पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसके ब्रॉड व्यू होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है। आपने अपना IQ यूज़ करना होगा। एग्ज़ाम में भी तो 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप 2 ईजिली एलिमिनेट कर पाते हैं, 2 ऑप्शन के बीच में पड़ जाते हैं। तो वो आपको जब ये आइडिया कुछ भी एक ब्रॉड आइडिया होगा तो आपको एलिमिनेशन में ईजी पड़ेगा। हम एक इंसान ही है, ह्यूमन बींग है, तो हम सब मगअप नहीं कर सकते। जो टॉपर भी होते हैं वो मगअप सब नहीं करते, लेकिन एक ब्रॉड व्यू अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि इस जो भी टाइटल पढ़ते हैं तो टाइटल से कुछ हम गेन करना चाहते हैं। टाइटल को देखकर हम ये समझें कि उसके बैकग्राउंड क्या हो सकता है। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का यह भंडार है और सब इन्फॉर्मेशन आप मगअप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अपने IQ को बढ़ाना होगा। चलिए बहुत हो गया लेक्चर, अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे क्या, ये थीम इनका 2020 में क्या था? वुमेन इन साइंस। इजी है, आप याद करिए। वुमेन का, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बहुत बात हो रही है, तो आप याद करिएगा 2020 में वुमेन इन साइंस। अच्छा है ना ये टाइटल, वुमेन इन साइंस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे से मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए क्यों मनाते हैं। और ये इन 1986 से स्टार्ट किया गया था। थीम बेस्ड साइंस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट ऑल ओवर द कंट्री। थीम बेस्ड कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन एक्टिविटी होता है ऑल ओवर इंडिया में। ये सेलिब्रेट 28 फरवरी को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। किसके कॉमेमोरेट में? रमन इफेक्ट, जो सर है CV रमन, उनके हम याद में 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1930। CV रमन को दिया गया था, आपको पता हो, इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन 1935 में। अब हम जानेंगे क्या रमन इफेक्ट क्या। रमन इफेक्ट कैन बी डिफाइंड अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय द मॉलिक्यूल। जैसे लाइट बीम डिफ्लेक्ट किया जाता है मॉलिक्यूल्स में, तो जो लाइट का वेवलेंथ है उसमें चेंजेस होते हैं, इसी में इसको रमन इफेक्ट कहते हैं। ये आपको एक ही जनरल नॉलेज ही होना चाहिए कि रमन इफेक्ट क्या है। ये चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं जब वो लाइट बीम पास करता है, लाइट बीम जब डिफ्लेक्ट करता है बाय द मॉलिक्यूल्स। नोडल एजेंसी क्या? नोडल एजेंसी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, NCSTC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर है। ये नोडल एजेंसी है जो सपोर्ट करता है, कैटलाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे थ्रू आउट द कंट्री इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च लैबोरेटरीज और ऑटोनोमस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि नोडल एजेंसी यहाँ पर आपकी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ICAR FUSICONT। ये क्या है? आइकर फ्यूसीकॉन्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR ने क्रिएट किया है एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ICAR फ्यूसीकॉन्ट। वो क्या करता है? डिजीज़ को कंट्रोल करता है। डिजीज़ का नाम है आपका पनामा विल्ट, जो अफेक्ट करता है आपकी बनाना क्रॉप को। कहाँ? रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। द डिजीज़ पनामा विल्ट ये कॉज क्या रहता है? फंगस में, जिससे आपका क्या था? क्रॉप लॉस हो जाते हैं मोर देन 50%। आपका क्रॉप यील्ड लॉस हो जाते हैं आपके 50% से भी ज़्यादा। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके चेन मेल्टेड स्टेट। ये क्या है? ये जानेंगे। न्यू डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ फिजिकल मैटर है। ये फिजिकल मैटर का डिस्कवर्ड स्टेट है, न्यूली डिस्कवर्ड स्टेट है, जिसमें एटम बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट पर एक ही समय पर एटम सॉलिड और लिक्विड स्टेट पर होते हैं। ये तो कुछ यूनिक बात है कि एक एटम सेम टाइम पर सॉलिड और लिक्विड दोनों हो, तो फिर क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये दिस स्टेट अचीव, ये इस तरह की स्टेट वो अचीव किया जाता है जब आप एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर देते हैं किसी मेटल को। यहाँ पर किसी नहीं, पोटेशियम मेटल को। जब आप पोटेशियम मेटल को एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो एक ही समय पर ये बहुत सॉलिड और लिक्विड शो होगा। जनरली में मैटर के
3 बेसिक स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा अपने स्कूल में। लेकिन फर्दर 2 मोर एक्सोकेटिक स्टेट ऑफ मैटर आए, जिसमें पहले यह प्लाज्मा है, अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। 2 और डेवलप किए गए स्टेट, पहला प्लाज्मा और दूसरा है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोथ ऑफ विच ओनली एग्जिस्ट इन सम एक्सट्रीम कंडीशन। ये दोनों जो प्लाज्मा है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है एक्सट्रीम कंडीशन पे। नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिफिशियल लीफ। इसको क्वांटम लीफ भी कहते हैं, जो डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्चर्स। ये यूज़ करता है वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड को टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है वाइडली गैस सिनगेज, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये गैस है, विदाउट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इसका मेन पर्पज़ यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ये रिलीज़ नहीं करता। तो ये और अच्छी बात है ना कि आर्टिफिशियल लीफ हो या लीफ हो, ऐसी लीफ जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता हूँ, तो वो इससे ज़्यादा क्या बेहतर चाहिए हमें। हमारा पर्पज़ ही है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, जिसकी वजह से हमारे कितने टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड के बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें ये रिलीज़ नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड एयर में। ये हेल्प करेगा रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हेल्प करेगा। ये कंपोज अ कम्प्लीटली बायोकम्पेटिबल अर्थ एबंडेंट सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल कॉल्स क्वांटम डॉट, विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट का काम करता है, कन्वर्ट करता है टू कन्वर्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट एंड देन फॉर्मेट डेरिवेटिव फॉर्मिक एसिड दैट कैन बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल। ये इसके डिटेल है। अब हम नेक्स्ट मूव करें कार्बन नाइट्राइड्स। कार्बन नाइट्राइड्स क्या है? कार्बन नाइट्राइड्स लाइक C3N5, C3N6, C3N7, ये हैव अ यूनिक सेमी कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। इनके पास सेमी कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है। इट हैज़ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू फ्यूल। आप कार्बन डाइऑक्साइड को फ्यूल में कन्वर्ट कर दे बाय यूजिंग सन एंड वाटर एंड क्लीन टेक लाइक हमने सोडियम आयन बैटरीज एंड टू पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दे फ्यूल में, जो यूज़ करे सन एंड वाटर को, और क्लीन टेक जैसे हमने पढ़ा था पिछले बार में सोडियम आयन बैटरीज, तो वो इसके में यूज़ कर सके। कार्बन नाइट्राइड को यूज़ किया जाता है एज ए मेटल फ्री फोटो कैटलिस्ट फॉर वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिट में कार्बन नाइट्राइड को यूज़ किया जाता है। मेटल फ्री सिस्टम में कार्बन कैप्चर कन्वर्जन इलेक्ट्रोड मटेरियल फॉर सुपर कैपेसिटर्स एंड बैटरी, एज इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट फॉर फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोड फॉर सोलर सेल। इट विल हेल्प, ये हेल्प करेंगे इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर ट्विन प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल डिप्लेशन। ये जो कार्बन नाइट्राइड ये हमें हेल्प करेगा जो ट्विन पॉल्यूशन का जो ट्विन प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन डेवलप करने में। एक तो फॉसिल फ्यूल डिप्लेट हो रहे और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम गोल्ड स्मीडाइट। ये क्या है? नेम है गोल्ड स्मीडाइट। ये रिसेंटली एक न्यू मिनरल है जो गोल्ड स्मीडाइट डिस्कवर किया गया है डायमंड के अंदर, अनअर्थ फ्रॉम अ माइन इन साउथ अफ्रीका के एक माइन में, वहाँ से वो निकाला गया उस डायमंड में, डायमंड के अंदर ये पाया गया है। द मिनरल हैज़ एन अनयूजुअल केमिकल सिग्नेचर। मिनरल का है वो केमिकल सिग्नेचर इसका अनयूजुअल है फॉर मिनरल फॉर अर्थ मेंटल। गोल्ड स्मिथ में हाई कंसनट्रेशन ऑफ नायोबियम है, पोटेशियम एंड द रेयर अर्थ एलिमेंट लैंथनम एंड सेरियम। वेयर एज जबकि जो रेस्ट ऑफ द मेंटल में डोमिनेटेड अदर एलिमेंट होते हैं सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन। फॉर पोटेशियम एंड नियोबियम को टू कंस्टिट्यूट अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ दिस मिनरल इट मस्ट हैव फॉर्म्ड अंडर एक्सेप्शनल प्रोसेस दैट कंसनट्रेटेड दीज अनयूजुअल एलिमेंट। ये आपकी जो डिटेल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके बारे में जानें कि गोल्ड स्मिथ क्या होता है। देखिए डेटा इसमें आपको डिटेल में दिया है, लेकिन आप इसमें वर्ड को आप पहचानने की कोशिश करें कि एक न्यू मिनरल एंथ्रोपोजेनिक का मिनरल। ये क्या है? एंथ्रो मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप किया मिनरल होगा। दे आर मिनरल दैट हैव बीन मेड ऑन अर्थ पे बनाया गया है ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बना हो या सच एज माइनिंग या माइनिंग प्रोसेसिंग में जो डेवलप मटेरियल हुए होंगे मिनरल से, तो उनमें उससे बना हो। देयर अबाउट 208 ह्यूमन मेड मिनरल, मतलब 208 ह्यूमन मेड मिनरल्स हैं विच हैव बीन अप्रूव, जो अप्रूव किया गया है मिनरल एज अ मिनरल, वो मिनरल अप्रूव किया गया है बाय इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा।
एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मिनरल, एंथ्रोपोजेनिक मिनरल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हाइड्रोटेल्साइट आर प्रोड्यूस व्हेन एस्बेस्टोस टेलिंग्स पैसिवली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जब एस्बेस्टोस टेलिंग है वो पैसिवली एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हाइड्रोटेलाइज प्रोड्यूस होता है। ये आपके एक एंथ्रोपोजेनिक मिनरल्स है। अदर टाइप इज ट्रू मिनरल विच इज नेचुरली अकरिंग और फाउंड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस आइदर ऑन अर्थ एंड इन आउटर स्पेस। ट्रू मिनरल जो नेचुरली भी अकरिंग हो सकता है जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हो अर्थ पर या आउटर स्पेस पे। ये एट्सकोडाइट ये भी एक आपके ये एंथ्रोपोजेनिक मिनरल है, मेड ऑफ आयरन कार्बन का बना एंड वाज लाइकली फाउंड विद इन द कोर ऑफ द अनदर प्लैनेट। अनदर प्लैनेट के कोर में ये पाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विंटर ग्रेड डीजल फॉर हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड के लिए विंटर ग्रेड डीजल डेवलप किया गया। कौन किया? इंडियन ओशन कॉर्पोरेशन IOC ने लॉन्च किया है एक स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन के लिए, लाइक लद्दाख। लद्दाख में विंटर सीजन में एक ग्रेड हमने डीजल अप्रूव लॉन्च किया है। इसमें क्या है, रेगुलर डीजल में क्या होता है, पैराफिक्सिन वैक्स से ऐड होता है फॉर इम्प्रूविंग विस्कोसिटी इम्प्रूव करने के लिए एंड लुब्रिकेशन, बट एट लो टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसका थिकनेस और जेल होता है वो फ्रीज करने लगता है डीजल का, लीडिंग टू द फ्रीजिंग ऑफ डीजल को फ्रीज करता है। अब यह विंटर ग्रेड डीजल जो डेवलप किया गया IOC हैज़ अ पोर पॉइंट ऑफ -33 डिग्री सेल्सियस। उनका लो पोर पॉइंट है -33 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि इसने एक सर्टेन एडिटिव्स ऐड किया है जो फ्यूल को हेल्प करता है फ्लूइड फॉर्म में रहने के लिए एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में, जैसे आप विंटर मंथ्स में हो सकता है इन हाई एल्टीट्यूड लाइक लद्दाख और कारगिल पे। अब हम पोर पॉइंट क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। ये टेम्परेचर है बिलो विच लिक्विड लूजेज इट्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके बिलो लिक्विड अपना लूज कर जाता है उसका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स एक फ्लो वो लूज कर जाता है उस टेम्परेचर के बिलो। इट इज़ लाइकली टू रिड्यूस, ये रिड्यूस कर देगा द हार्डशिप। जो वहाँ विंटर में जब आपको पता हो या डीजल ही फ्रीज हो जाए तो वहाँ के लोकल पीपल को कितना दिक्कत होता है, तो वो हार्डशिप को ख़त्म करता है, ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी में भी ख़त्म करता है, हेल्पिंग निकलती है, हेल्प करता है फैसिलिटेट द लोकल इकोनॉमी एंड टूरिज्म। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल HFHSD IN 512 इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। स्पेशल डीजल है जो कन्फर्मिंग टू नाटो ग्रेड फॉर यूज़ इन शिप्स एंड वेसल ऑफ इंडियन आर्मी। शिप्स एंड वेसल में अब यूज़ करने के लिए इन्होंने डेवलप किया है हाई स्पीड डीजल, जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम हो क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट कम है और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे सके इंजन का। दिस फ्यूल फैसिलिटेट करेगा इंडियन नेवी को इन्हांस करेगा अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एंड अलाउ इंडियन टू फ्यूल वेसल्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्री विद रिकमेंडेशन नाटो ग्रेड फ्यूल। दूसरे भी देश के जो फ्रेंडली कंट्री है उसके वेसल्स को हम रिफ्यूल कर सकते हैं, वो अलाउ भी कर सकते हैं, तो इसमें हम ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्योरीफाइड टेरेप्थेलिक एसिड PTA, ये क्या है? रिसेंट वर्जन ने गवर्नमेंट एबॉलिश कर दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी बिंग लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ PTA इन पब्लिक इंटरेस्ट। PTA को जब हम इंपोर्ट करते थे तो उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट लगा रखी थी, जो अब रिसेंट बजट में उसको हटा दिया गया। ये PTA क्या है वो जानेंगे। ये रॉ मटेरियल जिसको यूज़ कर सकता है वेरियस, जिसे यूज़ किया जाता था वेरियस मैनमेड फैब्रिक में या और देयर कंपोनेंट सच एज पॉलिस्टर स्टेपल में पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर में भी यूज़ करते थे। 70 to 8% ऑफ पॉलिस्टर प्रोडक्ट इसी से बना होता था। इस प्रॉपर्टी को ओनिंग टू इट्स प्रॉपर्टी सच एज वेदरिंग रेसिस्टेंट, स्ट्रेंथ एंड फ्लैक्सिबिलिटी। इनकी प्रॉपर्टीज़ है वेदरिंग रेसिस्टेंट, इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा था, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। PTA यूज इन ग्रोइंग अक्रॉस वेरियस एंड यूज इंडस्ट्री सच एज फूड एंड बेवरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल फाइबर। आपके फूड एंड बेवरेज में यूज़ होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल फाइबर में भी ये यूज़ होता था। रिमूविंग द ड्यूटी हटाने से क्या करेगा, क्या होगा, अभी गवर्नमेंट ने इसे क्यों हटाया वो हम जानेंगे, इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ।
Removing the duty will allow PT users to source from countries China, Taiwan, Malaysia, Indonesia, and Korea, Thailand, making it up to $30 per 1000 kg cheaper. पर 1000 kg पर आपके $30 चीपर हो जाएंगे जब ये आप इम्पोर्ट चाइना, तैवान और मलेशिया से, मतलब इन देशों से आप जब मंगाएंगे तो ये चीपर हो जाएंगे। मतलब जब आप कोई मटेरियल बाहर से आप इंपोर्ट करते हो, मंगाते हो, वो इससे सस्ते होंगे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा और ये बूम करेगा। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में इसकी यूजेज देखिए आपकी अलग अलग सेक्टर में कितनी यूज़ है। पॉलिस्टर प्रोडक्ट में आप 70 to 80% यूज़ करते हैं, और ये फूड बेवरेज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल फाइबर में यूज़ होता है, तो इससे हेल्प मिलेगा, बूम मिलेगा आपको टेक्सटाइल सेक्टर में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टॉरिफिकेशन। ये क्या है? इंडिया टेस्ट कर रहा है जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट करता है राइस स्टबल को इन बायोफ्यूल। टॉरिफिकेशन क्या है? एक ये टेक्नोलॉजी है, कहाँ का? स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट करता है राइस स्टबल को बायोफ्यूल में। ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करता है स्ट्रॉ को क्या करता है? हीट करता है, हीटिंग अप स्ट्रॉ, ग्रास, सॉ मिल्स रेसिड्यू, वुड बायोमास टू 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। ये टेक्नोलॉजी आपके जो रेसिड्यू है, जो राइस के रेसिड्यू है, स्ट्रॉ है, ग्रास है, सॉ मिल रेसिड्यू है और वुड बायोमास, उसको वो 250 डिग्री सेल्सियस लेकर 350 डिग्री सेल्सियस को उसको हीट करता है। ये हीट इतने टेम्परेचर पर आप ज़्यादा हीट करते हो तो इससे क्या होता है? एलिमेंट वो जो होता है द चेंजेस एलिमेंट ऑफ बायोमास को ये कोल लाइक पैलेट में बदल देता है। जो आपका बायोमास है उसको कोल लाइक पैलेट में बदल देता है। ये पैलेट को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंबशन अलॉन्ग विद द कोल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं लाइक स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन में। तो इससे क्या होगा? जो हमारे दिल्ली में अभी पुआर जैसे बहते हैं तो स्टबल का बहुत प्रॉब्लम था कि उसे फार्मर जला देते थे, तो गवर्नमेंट इसकी सॉल्यूशन बहुत दिनों से निकाली रही थी, बहुत सालों से इनफैक्ट, क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसमें ये टॉरिफिकेशन आपका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इससे आपका जो रॉ मटेरियल है, जो आपका रेसिड्यू है, वो भी कन्वर्ट हो रहा है आपकी एक यूज़फुल प्रोडक्ट में। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए कि आपको पॉल्यूशन भी ना हो और आपका जो मटेरियल है वो यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए इंडिया ने ये टेस्ट करा स्वीडिश टेक्नोलॉजी, जिससे हमारे लोकल फार्मर को भी हेल्प होगा और हमारे पॉल्यूशन भी, जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप ये याद रखें, ये टेक्नोलॉजी स्वीडिश टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं माइक्रोडॉट। माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी ये क्या है? ये माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि व्हीकल का और किसी भी मशीन में वो माइक्रोडॉट आप स्प्रेड करते हैं जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। व्हीकल के किसी पार्ट को या व्हीकल में या किसी भी मशीन पे ये माइक्रोडॉट स्प्रेड होते हैं जिसमें उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि व्हीकल को या व्हीकल के किसी भी पार्ट को आप जो चोरी होता है आप उसमें उसको रोक सकते हो, वो चेक कर सकते हो कि ये जो उसमें यदि किसी नंबर हो, अब वो नंबर किसी पर्सन से बिलोंग हो, तो आप उसको चेक करने में ईजिली अवेलेबल हो कि चोरी किया है या नहीं। और जो फेक स्पेयर पार्ट होते हैं आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रोडॉट जो होंगे वो परमानेंट होंगे, नियरली इनविजिबल। ये आप याद रखिए एग्जाम में, मतलब यहाँ पर परमानेंट एंड नियरली विजिबल लिख सकते हैं। तो आप ये इनविजिबल, जो माइक्रोडॉट मतलब माइक्रो से ही पता चलता है, डॉट इतने छोटे होंगे कि वो विजिबल नहीं होंगे, अब वो परमानेंट होंगे कि ताकि आप उसे हटाना भी चाहे तो आप हटा नहीं सकते, उसे आप लास्ट में ढूंढना ही पड़ेगा उस डॉट को हटाने के लिए, तो जिससे आपसे कोई पर्पस सर्व नहीं होता। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप इसे दैट कैन बी रेड, इसे पढ़ा जा सकता है माइक्रोस्कोप के द्वारा एंड आइडेंटिफाइड विद अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स। ये आइडेंटिफाई किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स में। तो ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये आप ये जानें। आई होप कि आपको ये वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि कोई भी आपको इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम और अच्छे लेक्चर और अच्छे वीडियो अपने में सुधार ला सकें। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।